हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निवेदिता फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके सत्कार और सम्मान का हमेशा से साक्षी रहा है विदिशा शहर। हम बात कर रहे हैं श्री गोविंद देवलिया जी की, जो कि मनुष्य में छिपी प्रतिभाओं को उभारने का काम करते हैं। लीक से हटकर चलने वाले कवि, लेखक, चित्रकार, मूर्तिकार, गायकवाद आदि को पहचानना होता है, तराशना होता है, और यह काम बखूबी कर लेते हैं श्री देवलिया जी। आज हमारे विदिशा शहर को साहित्य, कला और इतिहास में जो ख्याति मिल रही है, उसके लिए हम जिन महत्वपूर्ण लोगों की गिनती करते हैं तो श्री गोविंद देवलिया जी का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने विदिशा शहर और जिले के इतिहास के बारे में बारीकी से अध्ययन किया है और हजारों सालों के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं को कलमबद्ध कर चुके हैं श्री देवलिया जी। तो पूरी जिम्मेदारी से हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में यही ऐसे शख्स हैं जो विदिशा शहर के इतिहास को गढ़ने और बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कहने से हमारा ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी लोगों का योगदान कम है, लेकिन गोविंद देवलिया जी का योगदान हमारे शहर के लिए हमेशा से ही अनोखा और महत्वपूर्ण माना जाता रहा है और माना जाता रहेगा। तो आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, श्री गोविंद देवलिया जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो सर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपना इतना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। तो बाकी की बातचीत हम शुरू करें उससे पहले आप थोड़े कम शब्दों में हमें अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताइए। जीवन यात्रा के बारे में कम शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करता हूँ। सागर विश्वविद्यालय से मैंने BSc, MLL, MA, LLB की शिक्षा ग्रहण की है और मेरा ये सुखद संयोग था कि सागर के अध्ययन के दौरान प्रख्यात समाजवादी नेताओं रघु ठाकुर, लक्ष्मीनारायण यादव, शरद यादव जी आदि के संपर्क में रहा। इसी के कारण मैं लोहिया जी और अन्य जो विचारक है, प्रगतिशील विचारक, उन सबको पढ़ने, लिखने, देखने का अनुभव हुआ। इसी तरह साहित्यिक गतिविधियों में भी मैं वहाँ शामिल रहता था। कॉलेज की मैगजीन का संपादन किया, छात्र संघ की एक समाचार पत्र निकलता था बाई वीकली, पाक्षिक, उसका मैं संपादक था। उन दिनों देशबंधु नए प्रयोग कर रहा था, देशबंधु अखबार। तो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि करके उन्होंने एक रिपोर्टिंग शुरू की थी, तो मैं सागर विश्वविद्यालय की उस अखबार में रिपोर्टिंग ही मैंने 3-4 साल तक देशबंधु में की। इस तरह से मैं साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में और राजनीतिक गतिविधियों में मेरा छात्र जीवन गुजरा। उसके बाद एक घर में पारिवारिक जिम्मेदारी आने के कारण, चूँकि विदिशा के पास ग्राम 1 में हमारी पैतृक संपत्ति है, जमीन है, और मुझसे बड़े भाई जो थे वो एक ट्रैक्टर दुर्घटना में वो शांत हो गए, तो मुझे अपने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए सागर छोड़कर विदिशा अपने गाँव की खेती देखने आना पड़ा। और उसके बाद आकर मैं यहाँ खेती संभाली। तब तक मैं वकालत पढ़ाई पूरी कर चुका था, तो रजिस्ट्रेशन कराकर विदिशा में कुछ दिनों तक मैंने वकालत भी की और फिर ग्रामीण राजनीति से जुड़ गया। वहाँ मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा। जिले में सर्वाधिक वोटों से मैं 1978 में सरपंच चुना गया। तो लगातार 3 टर्म, मेरा 15 साल में सरपंच रहा। पंडित गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास, जो सांस्कृतिक सरोकारों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, उसका मैं उसके गठन के समय से 1977 से ही उसका फाउंडर मेंबर था और उसमें थोड़ा बहुत योगदान दिया करता था। बाद में जब मैं पूरी तरह से नगर में मैं सक्रिय हुआ तो मैंने पूरा उस पर ध्यान दिया और सबसे पहले मुझे उस संस्था का सह सचिव बनाया गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी। फिर मैं बाद में उपाध्यक्ष बनाया गया और आजकल मैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य देख रहा हूँ। इसी तरह से मैं श्री राजकुमार जैन एडवोकेट न्यास, उसका भी सदस्य हूँ। श्री रतन सिंह शाह जो हमारे बहुत बड़े समाज सेवी थे, उनकी स्मृति में एक ट्रस्ट बना है, उसका भी उपाध्यक्ष हूँ। इस तरह से विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहा हूँ। अब मैं पूरी तरह से सांस्कृतिक, साहित्यिक और इतिहास लेखन की तरफ पिछले 4-5 सालों से मेरा रुझान हुआ है और इस तरह से मैं विदिशा की विरासत, विदिशा की धरोहर को सामने लाने का काम भी कर रहा हूँ। मैंने विदिशा के इतिहास को लेकर एक नए नज़रिए से किताब भी लिखी है और उसका नाम है दशायाम विदिशा। ये पुस्तक है दशायाम विदिशा। ये परंपरागत जो इतिहास लेखन है उससे अलग हटकर मैंने ये किताब लिखी है।
इस तरह से मैं विदिशा के वैभव को, विदिशा की धरोहरों को आगे लाने का काम मैं निरंतर कर रहा हूँ। जैसा कि आप इतिहासकार के रूप में हमारे शहर में जाने जाते हैं, तो शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें, जब आपने जानकारी जुटाना शुरू की थी, तो कैसे आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपने सोचा कि आपको इस फील्ड में काम करना चाहिए? ये मेरी रुचि के विषय पहले से रहे। मैं जिन दिनों सागर में पढ़ता था तब भी मैं वहाँ कर इन विषयों पर थोड़ी बहुत कलम चलाने की मैंने कोशिश करता था, और इसलिए जब जिन दिनों में राजनीति में सक्रिय था उन दिनों में मेरा ये शौक लगातार जारी रहता था। 2008 में नव दुनिया ने एक विदिशा विशेषांक निकाला था जिसका संपादन मैंने किया, तब उसमें भी मैंने आधे से अधिक उस पत्रिका का जो विषय वस्तु थी वो विदिशा के इतिहास को लेकर लिखी। तो 2012 में फिर नव दुनिया ने एक विशेषांक निकाला जिसका नाम रखा गया कल, आज और कल। उसका भी मैंने संपादकीय सहयोग किया। उसमें भी मैंने इतिहास की विभिन्न चीज़ों को जोड़ा था। तो इतिहास की रुचि तो मेरे मन में पहले से चली आ रही थी। राजनीतिक सक्रियता का कारण उतना समय में नहीं दे पाता था। बाद में मुझे लगा कि एक जगह ही काम करना चाहिए, तो मैंने पूरा समय आजकल इतिहास लेखन में और विदिशा के वैभव को सामने लाने में कर रहा हूँ। सब जानते हैं कि इतिहास की जानकारी जुटाना इतना आसान काम नहीं है, हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप कैसे मतलब इतनी आसानी से ये सब इतने सालों से कर रहे हैं और किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, वो हमें बताइए। इतिहास लेखन बड़ा दुरूह काम है। कई रेफरेंस बुकों का संदर्भ देखना पड़ते हैं, किंवदंतियों के बीच भी जाना पड़ता है, लोक कथाओं का सहारा भी लेना पड़ता है, और इन सब तीन चीज़ों का समन्वय से इतिहास का रूप निकल के आता है। और इस सब के बाद भी अपने मन को आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये कई बार होता है कि हम एक दृष्टि होती है व्यक्ति की, उस दृष्टि से ही आदमी काम करता है, उसी दृष्टि से लेखन होता है। उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आपकी दृष्टि आपके लेखन को, उस एंगल को सामने वाला पसंद करे। कई बार ऐसे रिमार्क फेसबुक पे तो खासतौर से आ ही जाते हैं कि नहीं आपने ये बात गलत लिखी, तो यथासंभव कोशिश करते हैं कि उनकी या तो शंका निवारण करें या उनकी बात सही होती है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इसमें कोई तो गणित नहीं है कि 2 दूनी 4 ही रहेगा। ये तो इतिहास है, ये तो लोक कथाओं से, दंत कथाओं से, किंवदंतियों से और ऐतिहासिक संदर्भों से, इन सबको समन्वय से ही इतिहास बनता है। तो इस तरह से दिक्कत तो थोड़ी आती है, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप लोगों में छिपी हुई प्रतिभाओं को तराशने का काम करते हैं और ललित कला संस्था के आप सदस्य भी हैं, तो उसके विषय में हमें कुछ बताइए। प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था कि मैं सांस्कृतिक सरोकारों की संस्था पंडित गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास से उसके गठन के समय से ही जुड़ा हूँ। तो सांस्कृतिक रुचियाँ तो मुझ में पहले से थी, और उसी दरमियान काम करते हुए मुझे नगर के अनेक प्रतिभाओं से संपर्क करने का मौका मिला। और तब मुझे लगा कि इसमें शहर में ऐसी प्रतिभाएं हैं, इनको प्रकाशन का अवसर यदि मिले तो ये राष्ट्रीय क्षेत्र पर, प्रादेशिक क्षेत्र पर ये अपना नाम और विदिशा का नाम प्रकाशित कर सकते हैं। जैसे मुन्ना लाल विश्वकर्मा है, कास्ट कला का उनका अद्भुत काम है। प्रकृति ने जो कास्ट में अपने आप नैसर्गिक चित्र बनाए हैं उसको वो ढूंढ के लाते हैं। इसी तरह से एक बांसुरी वादक हैं श्री सोनी जी, उनका अद्भुत बांसुरी वादन है, उनको भी मैं ललित कला न्यास के माध्यम से आगे लाया। हवेली संगीत एक होता है, आज राधा अष्टमी है संयोगवश, तो राधा अष्टमी पर जो राधा जी का मंदिर है वहाँ हवेली संगीत गाया जाता है, जो केवल गुप्त हवेलियों में भी गाया जाता था, किसी को अन्य को मालूम न पड़े, केवल राधा जी और उनके भक्तों तक रहे, उसी में मंदिर में गाया जाता था। उस हवेली संगीत की जानकारी मिली तो मैंने उन हवेली संगीत के गायक मनमोहन शर्मा जी, उनका भी एक बड़ा कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम लगा। तो इस तरह की जो हमारी अच्छी प्रतिभाएं हैं नगर की, उनको सामने लाने का अवसर मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। इस तरह से कई नाम लेखकों को, कवियों को, कल ही एक बच्ची है मेरे दोस्त की लड़की है, हालांकि अनु श्रीवास्तव की, अनुकृति, मुझे नहीं मालूम था तो कविताएं लिखती है। तो 2-3 दिन से 2-3 कविताएं उसने मेरे व्हाट्सएप पे भेजी। मुझे लगा कि मैंने पूछा ये तुम्हारी खुद की है, उसने कहा हाँ कर। तो मैंने उसको फेसबुक पर डाला, व्हाट्सएप पर डाला, कई लोगों ने पसंद किया, लोग कह रहे हैं इस बच्चे को आगे बढ़ाओ। इस तरह से संयोग भी ईश्वर मुझे देता है कि मैं छुपी हुई प्रतिभाओं को लाने का
विषय से हट के थोड़ी बात करें तो एक आखिरी प्रश्न मैं करना चाहती हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण लगातार विश्व में, हमारे देश में भी बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये स्थिति जो चल रही है वो कब तक रहने वाली है और लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अभी इस वक्त? कोरोना विश्वव्यापी महामारी है और उसका हमें बहुत सुरक्षित तरीके से बचाव करके ही रहना चाहिए। जहाँ तक ये कब तक चलेगी ये तो भविष्य के प्रश्न है, इसको ना तो कोई भविष्यवेत्ता बता सकता है कि केवल इसके रोकथाम हमारे जो चिकित्सा जगत के लोग हैं उनके अनुसंधान पर निर्भर है कि वो कब तक अपने अनुसंधान में सफल होते हैं। जहाँ तक लोगों को संदेश वाली बात है तो यही है कि सुरक्षित रहें, ज़्यादातर घर में रहें और यदि बहुत आवश्यक हो तो जब निकलें घर से तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का तो जरूर पालन करें। हमेशा एक दूसरे से दूर रहें। 3 फुट 3.5 फुट का जो बताया है सोशल डिस्टेंस, उसका पालन निश्चित रूप से करना चाहिए तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। इस बीच हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे चिकित्सा जगत के साथी जल्दी सफल हों अपने अनुसंधान में और वैक्सीन जो बहुप्रतीक्षित है उसका जल्दी निर्माण हो ताकि इस महामारी से पार पा सकें। तो एक बार फिर से हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना कीमती वक्त आपने हमें अपना दिया और ईश्वर से हम यही कामना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसी तरह विदिशा के सम्मान और गौरव का पात्र आप हमेशा बनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी, अमित श्रीवास्तव जी। मैं धन्यवाद तो ठीक है, मैं आभार भी मानता हूँ आपका। मुझे जानकारी मिली है कि मुझ जैसे जो छोटे मोटे समाज की दिशा में के काम करने वाले लोग हैं उन सबका आप वीडियो बना रहे हैं और उन सबको प्रसारित भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप दोनों का ये काम जो है उसी दिशा में है जिस दिशा में मैं काम करता रहा हूँ। तो आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।